प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हर्यक वंश के बारे में जाना। आज हम शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक या दर्शक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पद से हटाकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव डाली। उसी के नाम पर मगध के नए राजवंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग वैशाली के एक लिच्छवी सरदार और वैशाली की ही एक वेश्या का पुत्र था और राजा बनने के बाद उसने गिरिवज्र को मगध की राजधानी बनाया और उसने वैशाली को मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। पुरानी राजधानी राजगृह का गौरव धीरे धीरे लुप्त होने लग गया। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि मगध और अवंती में सर्वोच्च सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था और अवंती ने भी जो है वत्स राज्य को जीतकर अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी। इधर मगध भी दिन प्रतिदिन शक्ति संपन्न होता जा रहा था, अतः दोनों में संघर्ष अनिवार्य था। और चंड प्रद्योत के बाद अवंती में कोई योग्य राजा नहीं हुआ। इस समय वहाँ उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो इस अवसर का लाभ उठाकर शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण कर दिया और अवंती का जो अंतिम शासक था वो परास्त हुआ। नंदीवर्धन नाम था उसका, परास्त हुआ और अवंती का राज्य मगध राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार अब मगध में जो है काशी, अंग, वैशाली, अवंती, वत्स आदि महाजनपद विलीन हो गए। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग ने जो है 412 ईसा पूर्व से 393 ईसा पूर्व तक अर्थात 18 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद आता है कालाशोक, जो है शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का सम्राट बना और इतिहास में वो काकवर्ण के नाम से भी प्रसिद्ध है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और उसके शासनकाल की एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगति थी, जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्षों के बाद वैशाली में हुई थी। हर्षचरित से ये ज्ञात होता है कि कालाशोक जो है राजमहल षड्यंत्र का शिकार बनकर मारा गया और उसकी हत्या नगर के समीप उसके गले में छुरा भोंक कर की गई थी। परंतु हत्यारा कौन था, इस पर जो है इतिहासकारों में मतभेद है। इस प्रश्न पर अगर यूनानी इतिहासकार कर्टियस से संकेत मिलता है। उसने लिखा है कि अग्रेमीज का पिता जो है एक नाई था जो अपने रूप के कारण राजा और रानी का प्रेमी हो गया था और उसी ने रानी की सहायता तथा अभिसंधि से राजा की हत्या कर डाली और उसके बाद वह उस मृत राजा के पुत्रों को कुछ समय तक अभिभावक बनकर शासन करता रहा और अंत में उन्हें भी जो है मारकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। तो विद्वानों की मान्यता है कि जो ये हर्षचरित का काकवर्ण ही जो है कर्टियस का वह राजा था जो धोखे से मारा गया। तो अब सवाल उठता है कि ये जो अग्रेमीज या फिर ओग्रसेन कौन था। तो पुराणों के अनुसार ये नंद वंश का प्रथम राजा महापद्म था और बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि महापद्म उग्रसेन ने ही नंदवंश की स्थापना की थी और इसी का लड़का था उग्रसेन, या जो यूनानियों के अनुसार अग्रमीज, जो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। तो इस प्रकार से जो है
शिशुनाग वंश का पतन हुआ और मगध के सिंहासन पर एक नए राजवंश का अधिकार कायम हो गया, जो इतिहास में नंद वंश के नाम से पहचाना गया। मगध के इतिहास में नंद साम्राज्य की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार जो है मगध साम्राज्य की सीमाएं गंगा की घाटी को पार कर सिंधु नदी की घाटी में व्यास नदी तक फैल जाती है और देश के कई छोटे छोटे राज्य मगध साम्राज्य में विलीन हो जाते हैं और एक छत्र सार्वभौम सत्ता की स्थापना का सिलसिला शुरू होता है। और इस नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नामक व्यक्ति था और जैन अनुश्रुति के अनुसार वह एक नाई का पुत्र था। यूनानी लेखक भी जैन ग्रंथों की पुष्टि करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में उसे एक साधारण वंश का बताया गया है। केवल मुद्रा राक्षस और चाणक्य कथा नामक ग्रंथों में नंदों को क्षत्रिय बताया गया है, परंतु विद्वानों को जो इन परवर्ती ग्रंथों का मत मान्य नहीं है। भागवत पुराण की जो है टीका में लिखा है कि प्रथम नंदराज के पास 10 पदम सेना अथवा इतनी ही संपत्ति थी, इस कारण उसका नाम महापद्म पड़ा। उग्रसेन शब्द भी जो है उसकी विशाल सेना को स्पष्ट करता है। महापद्म एक विख्यात विजेता था। उसने मगध साम्राज्य के विस्तार का काम पूरा किया। विष्णु पुराण में उसे महत्वाकांक्षी, महाशक्तिशाली और परशुराम के समान ही दूसरा संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। पुराणों में जो है महापद्म नंद को जो है सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव कहा गया, दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। और एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट या एक छत्र की उपाधि धारण की। वास्तव में जो है महापद्म उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक सार्वभौम राजा था, जिसने अपने सैनिक प्रतिभा और नीति निपुणता से राजनीतिक एकता के आदर्श को प्राप्त किया। इस आदर्श की स्थापना वह अपनी विशाल सेना के सहारे ही कर सका था। और साहित्यिक साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो उसकी सेना में 2 लाख पदाती, 20,000 अश्वारोही और 2,000 रथ तथा 3-4 हजार हाथी थे। उसकी इस विशाल सेना की जानकारी मिलने के बाद ही जो है विश्व विजेता सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। पुराणों के अनुसार जो है महापद्म ने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल और शूरसेन आदि क्षत्रिय वंशों का उन्मूलन कर दिया था। इनमें जो काशी और मैथिल तो उसके पूर्ववर्ती मगध राजाओं ने जीते थे, शेष राज्यों को जो है महापद्म ने जीता होगा। जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट पर्वन और कलियुग राज वृतांत में भी महापद्म की सफलताओं का वृतांत मिलता है। इसके अलावा जो है कथा सरित सागर से भी ज्ञात होता है कि अयोध्या कौशल में जो है नंद राज्य का शिविर लगा था, तो इससे ये बात पता चलती है कि महापद्म के समय में जो है कौशल राज भी मगध में मिला लिया गया होगा। ऐसे ही जो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख द्वारा नंदराज द्वारा कलिंग विजय पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार से जो है यूनानी लेखकों के कथन से पता चलता है कि व्यास नदी के पाटलिपुत्र तक का क्षेत्र नंदों के अधिकार में था। दक्षिण भारत के जो महाजनपद अश्मक और उसके आसपास की भूमि पर भी महापद्म ने अधिकार कर लिया था। गोदावरी तट पर स्थित नौनंद देहरा नामक नगर भी नंदों की सत्ता का संकेत करता है। इसके अलावा जैन ग्रंथ जो है उनके अनुसार नंदों के एक मंत्री कल्पक ने अपनी बुद्धि और नीति के द्वारा मगध साम्राज्य को समुद्र पर्यंत फैला दिया था।
तो ये सारे साक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में जो है महापद्म एक राठ था। मत्स्य पुराण के अनुसार महापद्म ने 88 वर्ष तक शासन किया, परंतु यह भूल से लिख दिया गया है। शायद यहाँ जो है 28 होना चाहिए, क्योंकि जो है वायु पुराण में प्रथम नंद राजा का शासन 28 वर्ष का माना गया है। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ महावंश में सभी नंदों का शासनकाल 22 वर्ष ही माना गया है। तिब्बती इतिहासकार जो है तारानाथ के अनुसार नंदों ने कुल 29 वर्ष तक राज्य किया, और पुराणों के अनुसार जो है महापद्म के बाद उसके 8 पुत्रों ने 12 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार जो है नंदों की शासन अवधि की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। हाँ, उनका काल अवश्य अधिक रहा होगा। महापद्म नंद के बाद के अगर हम नंद शासकों की बात करें तो अधिकांश प्रमाणों के आधार पर नंद वंश में 9 राजा हुए थे, और बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार 9 राजा का उल्लेख ज़्यादातर मिलता है। परंतु बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार 9 राजा थे और 9 भाई थे, परंतु पुराणों के अनुसार ये 9 नंद पिता पुत्र की परंपरा में थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि महापद्म नंद और उसके 8 पुत्र के बारे में चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथ जो है महाबोधि वंश के अनुसार जो है अंतिम नंदराज का नाम घनानंद था, और यही अंतिम सम्राट था। उसका नाम उसकी अतुल धन संपदा का द्योतक है, और इसी अंतिम नंद सम्राट जो सिकंदर महान का समकालीन था, यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। महावंश और उसकी टीका के अनुसार अंतिम नंद सम्राट का अंत जो है महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 140 वर्ष बाद हुआ, अर्थात जो है 326 अथवा 325 ईसा पूर्व के मध्य हुआ होगा। स्कंद पुराण की बात करें तो उसके अनुसार 312 ईसा पूर्व तक का नंदों का शासन कायम रहा था। नंदों की पीढ़ियों के बारे में काफ़ी मतभेद है, परंतु नंदों के विनाश के बारे में प्राय सभी प्रमाण एक मत है। उनका पतन का जो मुख्य कारण वह राजक्रांति थी, जिसका नेतृत्व चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पर वास्तव में यह एक विडंबना ही है कि उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने तथा मगध साम्राज्य को उन्नति की ओर ले जाने वाले नंद वंश के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है। 322 ईसा पूर्व में है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव डाली।